तो गोल्जी बॉडीज़ तो गोल्जी बॉडीज़ को डाल्टन कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या बेकर्स बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको नर्व सेल ऑफ कैटो राउल्स में से निकाला गया था। याद करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी, ये टेक्निक यूज़ हुई थी, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ था ये कोई ज़रूरत नहीं। और ये पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो पहली बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। और जो है ये मैच्योर आरबीसी, सीव ट्यूब्स, क्योंकि सीव ट्यूब को आरबीसी ऑफ प्लांट सेल भी बोलते हैं, और स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन सब में एब्सेंट होती है गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ दो तरफ, मतलब गोल्जी बॉडीज़ के आसपास दो चीज़ होती हैं। तो इस तरफ एक फेस की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक फेस की तरफ होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। तो जो है इस फेस की तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले फेस की तरफ एंड प्रोडक्ट निकलता है, और एंडोप्लाज्मिक वाले फेस की तरफ मतलब इनिशियल वो होता है, इनिशियली मतलब जो वेसिकल्स है वो आती है। इसके वैसे बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं गोल्जी apparatus के। पहला सिस्टरने, फिर टिब्यूल। सिस्टरने जॉइंट भी हो सकती हैं और सेपरेटेड भी हो सकती हैं, जैसे प्लांट्स में, और जॉइंट हो सकती हैं एनिमल्स में। तो जिसमें जॉइंट होती हैं, जैसे उसमें अपने हमारे अंदर, इंसानों एनिमल्स के अंदर, इनको बोलते हैं डिक्टियोसोम। और जो वेसाइकल्स तीसरा पार्ट होता है, और गोल्जियन वैक्यूल्स। गोल्जियन वैक्यूल ही मैच्योर होकर लाइजोजोम बनते हैं। ठीक है। तो बेसिकली दो पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, जो कि जिसको सिस बोलते हैं, जो कि उठा सा हुआ है। और दूसरा है वो ट्रांसफेस है, जो कि बैठा सा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, अंदर को खाई की तरह है। और जो उठा सा हुआ है वो सिस है, उसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ये कॉनकेव है। प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। फॉर्मिंग फेस, मैच्योरिंग फेस, यहाँ पे फॉर्म होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली भेज रहा है कुछ वेसिकल्स। तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ कुछ वेसिकल आई, तो यहाँ से आई, इसके अंदर मैच्योर हुई, यहाँ से निकली। तो ये होता है बेसिकली इसका काम, कि डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। इसी को इसलिए इसको बेकर्स वो भी बोलते हैं, या मैच्योरिंग जो भी है ऑर्गेनली, ये सब नाम से भी इसको जाना जाता है। सो नाउ वन मोर थिंग, कि गोल्जी बॉडीज़ के अराउंड कोई भी हमको जो है वो नहीं दिखती, कोई और ऑर्गेनली, क्योंकि ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसके आसपास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं होता। एक अकेला एरिया सिर्फ और सिर्फ गोल्जी बॉडीज़ का होता है, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं ना इनको, तो थाना सा बना के बैठी है ये। तो उस इसके आसपास के जोन को इसलिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, कि एक्सक्लूसिवली फॉर गोल्जी apparatus। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये कैसे फंक्शन कर रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अब क्लियर होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम देख चुके हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इनको फॉर्म कर रहा है बेसिकली। इन्हें मतलब अभी नए नए हैं वो, कोई मैच्योर्ड नहीं है, उनके ऊपर अच्छे से सही से शुगर नहीं लगी है। तो ये सभी इस काम को क्या बेकर्स बेकर्स यही तो करते हैं, मैदे को लेके उसको ब्रेड बनाना, तो इसलिए इसको बेकर्स बोला जाता है। तो एक सिस्टरने के अंदर देखें, ये सिस्टरने, तो इसको जूम इन करें तो इसके ऊपर एक राइबोसोम अटैच है राइबोपोरिन से। ठीक है। तो और जो राइबोसोम जो है प्रोटीन बना रहा है, और ये यहाँ पे ग्लाइको मतलब पॉलीसेकेराइड्स लग रहे हैं इधर। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अभी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये एक वेसल में बंद होके भेज दिया गया है। ये जो वेसाइकल्स होती हैं इसमें, अपने इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसमें भेज के इसको भगा दिया गया है गोल्जी की तरफ, सिस फेस की तरफ गोल्जी के। और सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, तो ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है सिस फेस के साथ में जाके। अभी सिस फेस के अंदर सिस्टर ने इसके अंदर ट्रैवल करता है, ये सिस्टर ने इसको मॉडिफाई करती रहती हैं, फिर इसको बाहर एक ऐसे वेसल बना के भेज देती हैं वो बाहर। अब इस वेसल के साथ तीन काम हो सकते हैं। वो तीन काम क्या हैं, जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में पढ़े थे, याद हो तो, कि जो उससे पहले कि जो साइटोप्लाज्म के प्रोटीन कौन बनाता है, तो वो राइबोसोम। उससे पहले कि ये क्या आर फंक्शन क्या कर रहा है, तो बेसिकली ये ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, सिक्रीशन बाहर, क्योंकि ये ई फैगी के थ्रू बाहर भी तो फैकी जा सकते हैं एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग के थ्रू। और जो है लाइज कुछ वेसिकल्स जिनके अंदर ये मॉडिफाइड चीज़ें हैं, ये डाइजेशन एंजाइम में बन जाएंगी, और ये लाइसोसोम की तरह काम करती हैं कुछ वेसिकल्स। तो ये काम ये है गोल्जी बॉडीज़ का असली फंक्शन। तो अभी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। तो बेसिकली जो बेसिक गोल्जी बॉडीज़ का ये है मैकेनिज्म, किस तरह से काम करता है वो, और ये उसके फंक्शन। तो पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं। तो पहला फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन, और ग्लाइकोसाइडेशन में मदद करता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन प्लस ओलिगोसेकेराइड्स, जो कि हमको पता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोसेकेराइड, ये उसमें उसी में बनने शुरू हो जाते हैं अपने में, ई आर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही।
और गोल्जी बॉडीज इनको मॉडिफाई करता है, अच्छे से मैच्योर करता है, और उसके बाद फिर जो है एक्रोसोम में पाया जाता है गोल्जी बॉडीज, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, जो जोना पेलिसिडाइन वगैरह को जो है डिग्रेड करने में काम आता है। एक्रोसोम स्पर्म के जो हेड पे होता है एक्रोसोम, उसमें पाया जाता है ये। और उसके बाद ये सिक्रीशन में काम करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं एक्सोसाइटोसिस से वो जो मटेरियल है उसको बाहर फेंक देता है, जो भी आया है, जो भी ईआर ने बनाया है। इसके बाद जो है इसको वाइटेलोजेनेसिस में भी काम आता है, विटेलोजेनेसिस में, ठीक है, लाइजोसोम बनाने में काम आता है, सेल वॉल की उसमें मदद करता है ये फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये साइटोकाइनेसिस में भी मदद करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हमने देखा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यही भेजता है, या इसी से आते हैं, गोल्जी से ही। साइटोकाइनेसिस प्लांट में, साइटोकाइनेसिस में गोल्जी बॉडीज़ का एक अच्छा रोल होता है, और ये रूट हेयर फॉर्मेशन में मदद करता है। अब जो है इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ का बेसिक सा मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ का जो निमोनिक है वो है गैस वीएलसीसी। वीएलसीसी क्रीम में कोरी गैस भरी है और कुछ नहीं है। तो ये, और उस गैस के अंदर गोल्जी बॉडीज़ है बस। और इसका बेसिकली वहाँ पे पीपीटी चल रही है, वीएलसीसी का जो पर्चा है वो पीपीटी तो है बेसिकली। तो उस पीपीटी पे क्या है, तो पीपीटी का मतलब उसका मैकेनिज्म, प्रोसेसिंग करता है पहले तो सिस फेज से ट्रांस फेज, फिर वहाँ वेसिकल्स से बाहर निकलता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सिक्रीट कर देगा, या फिर लाइसोसोम बना देगा, या फिर जो भी जहाँ भी भेजना होगा वो गोल्जी से चला जाएगा आराम से। तो अब एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है वो बताने। तो पहली स्टेटमेंट, प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट इज इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिमिनिशेस ग्रेजुअली एज सेल मैच्योर्स। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कैपेबल होती है ग्रोथ के। ये शुरू शुरू में ग्रोथ करती है, ऐसी बात नहीं है, बाद में वो सेकेंडरी वॉल डिमिनिश हो जाती है, वो अलग बात है, पर ग्रोथ के तो कैपेबल होती है ये। आर ई आर अबंडेंट होते हैं उन सेल में जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सिक्रीशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एस सी आर मेजर साइट है, बिल्कुल सही बात है। और गोल्जी एपिरेटस में मॉडिफाई होते हैं इनके प्रोटीन, सही बात। तो अल्टीमेटली आंसर इज बी, सी एंड डी। तो अब हम बात करें लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स, सबसे पहली बात तो ये में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो यस, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। बेसिकली वेसिकल्स होती ही ये हैं। तो ये बेसिकली तो है गोल्जी एंड वैक्यूल की वो है ये मॉडिफाइड चीज़। और इसके बाद ये डीडो एन ए छोड़ो इसको। और ये इनके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं, जो कि 4 to 5 pH पे वर्क करती हैं। और इनको एसिड हाइड्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है, इन एंजाइम्स को, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। और ये पीएच पे 4 to 5 पे काम करती है। अभी बहुत सारी एंजाइम पाई जाती हैं, 50 तकरीबन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती हैं लाइसोसोम्स के अंदर, जैसे कि प्रोटीएजिस जो प्रोटीन्स के डाइजेशन में काम आती है, लाइपेजिस जो लिपिड्स के, न्यूक्लियसिस जो न्यूक्लिक एसिड के, ग्लाइकोसाइडेसिस जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ती हों, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। और जो है लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने में काम आती है, जो हमारे आंसुओं में, एग के उसमें भी मिलती है। कैथेप्सिन जो कि एक तरह की प्रोटीएज ही होती है, और ये टेडपोल की टेल के री एब्जॉर्प्शन में या उसकी टेल को डिसपियर करने में काम आती है। कैथेप्सिन नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स बेसिकली, जो लाइसोसोम्स की हम बेसिकली ये देख रहे हैं, लाइसोसोम्स के अंदर पहली तो बात हमको ये याद रखनी है, जो 50 तरह की एंजाइम होती है वो एक ही लाइसोसोम में नहीं होती भाई, वो अलग अलग में डिश आराम से सेपरेटेड होती है। और इसका डायमीटर होता है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर। तो ये काफ़ी बड़ा होता है, सही है। और पीएच जो होता है, अभी देखो एक बात हमको पता है कि लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, उनका पीएच है 4 to 5, जिसमें कैथेप्सिन जैसे एक प्रोटीज इसका एग्जांपल है, जो कि टेडपोल की टेल के उसमें मदद, रीएब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। उनका पीएच, इन एंजाइम्स का पीएच 4 to 5 के बीच में होता है। तो ये पीएच आया कैसे, इसके अंदर पीएच 4 to 5 ऐसे ऐसे अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा। तो यहाँ से आता है कि इसके मेम्ब्रेन के अंदर जो है पंपिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाहर के साइटोप्लाज्म जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको, जो बेसिकली ये जो है इसके लाइसोजाइम के अंदर पंप कर देते हैं। तो इसके अंदर हाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है, तो इसका पीएच कम हो जाता है, बेसिकली ज़्यादा एसिडिक हो जाता है यहाँ पे, ताकि एसिड हाइड्रोलिसिस काम कर पाए। तो इस ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म जिसका पीएच 7 होता है, टू जो है लाइसोसोम जिसका पीएच 4 to 5 होता है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरी बात, अब आप कहोगे इसके अंदर इतनी सारी लाइपेजिस एंजाइम है भाई, प्रोटीएजिस, तो ये इस लाइसोसोम को क्यों नहीं वो कर रही,
लाइसोसोम को क्यों नहीं डिग्रेड कर रही, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जैसे एक प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन के ऊपर इतनी सारी शुगर ओलिगोसैकेराइड्स लगे हुए हैं कि जो वो एंजाइम है वो इस तक पहुंच ही नहीं पाती। बेसिकली क्या होता है, एंजाइम जो है शुगर को वो नहीं कर पाती, क्या बोला, शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाती एंजाइम। तो जो है तो वो शुगर से ही तक ही सीमा लग के रह जाती है, तो वो प्रोटीन तक पहुंच ही नहीं पाती, तो उसको डाइजेस्ट कैसे करें? तो ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से जो है, पहली बात वो जो है एंजाइम के वो मेम्ब्रेन के खुद के प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होते। और ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में कह सकता हूँ कि ग्लाइकोसाइलेशन प्रिवेंट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, एक तो हो गया ग्लाइकोसाइलेशन, इसका रीज़न। दूसरा रीज़न एक और है कि ये रेजिस्टेंस, कुछ स्टेबलाइजर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, जो इसको रेजिस्टेंस देते हैं इन एंजाइम्स के तरफ। तो ऐसा एक स्टेबलाइजर का एग्जांपल है कोर्टिसोल। तो बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा था उसी को हमने टेक्स्ट में लिख दिया कि ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स की वजह से जो है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बची रहती है और उसके अंदर स्टेबलाइजर पाया जाता है, जैसे कोर्टिसोल, एंटी हिस्टामिनिपेरिन, जो भी है ये, क्लोरोक्वीन। और अब पढ़ रहे हैं हम बेसिकली क्या, लाइसोसोम्स किस तरह, कितने टाइप के होते हैं, ये पोलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपियापन दिखाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के देखते हैं कितने होते हैं। तो अब हम देख रहे हैं बेसिक लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, क्या है लाइसोसोम की कहानी। तो लाइसोसोम की कहानी सिंपल सी है कि लाइसोसोम पोलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पहली बात तो एक फंक्शन नहीं होता, बेसिकली होता तो डाइजेशन ही है, पर लाइसोसोम में पोलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, तो उसको भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये पोलीमॉर्फिज्म जैसे कि, तो जैसे बेसिकली ये एक गोल्जी बॉडीज ने गोल्जियन वैक्यूल जो है लाइसोसोम में कन्वर्ट होगी। तो अब ये वैक्यूल लाइसोसोम बन चुकी है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो अब ये जो फ्रेशली बना है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम या 1 डिग्री लाइसोसोम। अब ये कई मैकेनिज्म अपनाता है, जैसे पहला इसकी बात करें तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो बाहर से फूड पार्टिकल आ रहा है वैक्यूल में, एंडोजोम नाम की वैक्यूल, या फैगोजोम या पिनोसोम, जो भी है उसके टाइप्स हैं दो। तो इस एंडोजोम या फैगोजोम जो आ रहा है, इसके साथ ये फ्यूज हो जाता है बेसिकली, और एक दूसरे तरह का लाइसोजोम बनाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है, फूड वैक्यूल बोलते हैं जिसको, और उसको हेट्रोजोम भी बोलते हैं। हेट्रोफैगोजोम या हेट्रोफूड वैक्यूल मतलब वही होता है, ठीक है, हेट्रोफैगोजोम बोलते हैं इसको। ये है 2 डिग्री लाइसोसोम, जो कि एक उसके साथ जो है मिल जाता है, हेट्रोफैगोसोम बोलते हैं इसको। इसके बाद जो है ये हेट्रोफैगोसोम जो है इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है, जो सिंपलर सब्सटेंस है वो जो है सेल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं इस वैक्यूल के, और जो अनडाइजेस्टेड कॉम्प्लेक्स मटेरियल में बचता है उसको ये लाइसोसोम जो है एक जाके डंप करने ही वाला होता है, कि एक जो वैक्यूल जो बनती है उससे पहले वो वैक्यूल को पकड़ते हैं हम और कहते हैं कि दिस इज रेजिडुअल बॉडी। जब भी कुछ जिस जिस भी लाइसोसोम के अंदर जो है टट्टी पड़ी है या डाइजेस्टिव सब्सटेंस है जो डाइजेस्ट हो चुका है, उस लाइसोसोम को हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। इसके बाद एक सेकंड मैकेनिज्म या सेकंड काम भी करता है ये, कि जो डेड सेल ऑर्गेनेली हैं, जैसे ये बेचारी ये मर चुकी है, ये इसके खिलाफ एक वैक्यूल बना, इसको एक वैक्यूल में इनकवर करते हैं। ये नहीं मतलब कोई भी करता हो इसको, आइसोलेशन वैक्यूल भी, वो इतना जानने की जरूरत नहीं। तो आइसोलेशन वैक्यूल में उसको डालते हैं इस ऑर्गेनेली को, और इसके चारों तरफ जो है कई सारे लाइसोसोम आते हैं और कहते हैं इसको हंसो। तो भाई ये बेचारे देखते तो इसको कवर कर लेते हैं, सब अपने अंदर ले लेते हैं, बड़ा लाइसोसोम बना लेते हैं। और इस लाइसोसोम को ये जो कॉम्प्लेक्स बना जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेली है अब फिट हो चुकी है, डाइजेशन शुरू हो चुका है, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोफैगोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान लो आप। ऑटोफैगोसोम, हेट्रोफैगोसोम, प्राइमरी, रेसिडुअल बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, पर ऑटोफैगोसोम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसका भी डाइजेशन होगा, इसमें कुछ बचा रह गया इसका एंड प्रोडक्ट, तो वो सेल से बाहर निकल जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएगी। अभी आगे बढ़ी और जो है इसके अंदर भी अब टट्टी बच गई, डाइजेस्टिव मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है, जो अब वेस्ट मटेरियल बचा, तो इसको भी रेजिडुअल बॉडी बोल देते हैं हम, सिंपल वही बात है, फोर्थ ही है ये भी। तो यही होता है बेसिकली, और फिर एंड में ई फैगी हो जाती है अनडाइजेस्टेड मटेरियल की। और एक बात और कि ये जो रेजिडुअल बॉडी होती है, इसको ये सबसे एंड का लाइसोसोम है, क्या आप मेरी बात से मानते हो कि ये सबसे एंड में अंत यही करता है? तो इसलिए इसको टीलो भी बोलते हैं, टीलो का मतलब एंड होता है ग्रीक या लैटिन में, तो इसको टीलो लाइसोसोम बोलते हैं। इसलिए टीलो लाइसोसोम रेजिडुअल बॉडी को बोलते हैं जिसमें टट्टी पड़ी है, उसको टीलो बोलते हैं, टिल्लू, टिल्लू टट्टी खाता है।
तो बेसिकली जो है हमने देखे लाइसोसोम के फंक्शन, उसमें एक फंक्शन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है जिसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ होल डेड सेल। तो वो क्या करता है, जो लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर की सारी एंजाइम को बाहर फेंक देता है, बट 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 पूरे सेल में फैल जाती हैं उसकी एंजाइम्स, और सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं पूरे को। इसलिए ये सुसाइड करने में मदद करता है सेल को, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। और इस सुसाइड की प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। भाई भाई भाई, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जो लाइसोसोम जो एक यंग वो होती है फीमेल, उसका जो न्यूट्रस का जो वेट होता है वो होता है 2 किलो। तो विद इन सम वीक्स जो मंथ्स जो क्या होता है, लाइसोसोम यूट्राइन वॉल्स जो होती है उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उसका वेट 500 ग्राम बच जाता है। तो ये लाइसोसोम का काम है, टू डिग्रेड द वॉल ऑफ यूट्रस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और काम ये करते हैं जो कि है वो डिफेंस में, जो माइक्रोफेजिस होते हैं डब्ल्यूबीसी, ये एक्चुअली ये क्या करते कैसे हैं, ये डाइजेस्ट बैक्टीरिया का। तो बेसिकली ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का ही इस्तेमाल करते हैं जिनको लाइसोसोम्स ही बनाते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम के थ्रू ही डिफेंस करते हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट वो है कि ये जो लाइसोसोम है ये मेटामॉर्फोसिस में भी काम आते हैं। पता है ना मेटामॉर्फोसिस की मॉर्फोलॉजी का जो है डिग्रेड होना, तो उसमें क्या बोलते हैं, जो लार्वा है उसके अंदर जो है टेल भी होती है हमको पता है, पर मेच्योर फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती, तो ये गई कहाँ। तो बेसिकली ये जो है ये इसका कोज क्या है, लो तो ये है कि मेल फ्रॉग में टेल नहीं थी, पर इसका कोज क्या है इस लो का। इस लो का कोज ये है कि जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होती है प्रोटीएज बेसिकली, जिसको कैथेप्सिन बोलते हैं। तो ये कैथेप्सिन उस टेल को डाइजेस्ट कर जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और काम की लाइसोसोम की एक्टिविटी जो है, पहली बात तो प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम नहीं होते। पर लाइसोसोम शुरू शुरू में होते हैं, पर जो लाइसोसोम जैसे मैच्योर प्लांट में जो है लाइसोसोम जैसी ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, जैसे कि वैक्यूल, ये एलियोरॉन ग्रेन्स और जो है स्पेरोसोम्स, ये क्या करते हैं, ये मिमिक करते हैं लाइसोसोम को। और जो यंग में होती है जो सीड होती है उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं बेसिकली, वहाँ क्या करते हैं ये, तो सीड को जर्मिनेशन के लिए चाहिए भाई एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिले, उसके पास तो अभी कोई मेटाबॉलिज्म है ही नहीं इतना अच्छा। तो उसमें उसके अंदर होते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या होता है, जो सीड के अंदर रिजर्व फैट्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उस ब्रेक डाउन से निकलती है एनर्जी, तो उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है जर्मिनेशन में। तो अभी कुछ डिसऑर्डर्स देख रहे हैं हम जो कि लाइसोसोम के फंक्शन की वजह से होते हैं, इनएक्टिविटी की वजह से। जैसे पहला पॉलीनेफ्राइटिस। तो पॉलीनेफ्राइटिस क्या होता है कि लाइसोसोम जो है आइसोसाइटोसिस नहीं कर पा रहे, तो अनडाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है, तो ये अच्छा नहीं है उसके लिए, सेल के लिए, क्योंकि हिंडर होगी प्रोसेस है उसकी सेल की बेसिक प्रोसेसेस। उसके बाद दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि नीमैन पिक, ये एक इम्पोर्टेंट है। हंटर सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है। फेबर डिजीज, ठीक है, हंटर सिंड्रोम, फेबर डिजीज, नीमैन पिक, ये इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है बेसिकली। ये होती कैसे, जैसे लाइसोजाइम है कोई, तो वो नहीं है जिसके अंदर ये जेनेटिक डिजीज है, तो उसके अंदर वो एंजाइम नहीं है। जनरली क्या होता है ना कि लाइपेजिस एंजाइम एब्सेंट होती है। तो जो फैट जो सेल के अंदर, हाँ, लिपिड जो है, लिपिड की स्टोरेज कह लो या फिर लिपिड की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है लाइसोसोम के अंदर, क्योंकि अब वो डाइजेस्ट, लाइसोसोम के अंदर नहीं, मतलब हाँ सेल के अंदर ही बेसिकली लिपिड्स की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, तो लिपिड स्टोरेज हो जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस लाइसिस। अब ये ब्रेन के अंदर होगा तो बेसिकली ब्रेन खराब हो जाएगा ना, ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स में रिजल्ट। तो इसलिए इन डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ भी बोलते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो कि इसकी वजह से होती है लाइसोसोम की इनएक्टिविटी के, वो भी लाइपेजिस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो टीडीएस बोलते हैं उसको, टे सैक्स डिजीज़। तो इस डिजीज़ में भी लाइपेजिस नहीं होती अपनी, तो लिपिड स्टोर हो जाता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम वैक्यूल्स, आई एम रियली सॉरी। वैसे लाइसोसोम भी एक तरह की वैक्यूल ही होती है, गोल्गी एंड वैक्यूल्स की वो होती है वो मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली ये भी सेम चीज़ है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है ये भी, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म में मिलती हैं जो कि, और ये सिंगल मेम्ब्रेन की होती है हमको पता है, और इसके अंदर स्टोरेज का काम होता है इसका भी बेसिकली। तो वाटर, सेल सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल इसके अंदर स्टोर होते हैं। चल मरेक कर मरेक दे मरेक मरेक कर दे। मोटा है क्या तू तड़पड़ा मोटा है क्या तू चल तड़पड़ा मोटा बस। है क्या तू तड़पड़ा अब आते हैं टाइप ऑफ वैक्यूल्स पे। टाइप ऑफ वैक्यूल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव sap vacuole that stores plant sap that is central in plants, and then contractile vacuoles, there is rather correct, and that it helps in osmoregulation. Then food vacuoles, gas vacuoles are basically not true vacuoles because their membranes are made out of proteins. So yeah, that is not a lipid bilayer membrane, so yeah, it's a false membrane. So
Basically, let's see one by one. So in sap vacuole, the outermost layer is called tonoplast, and in contractile vacuole also membrane is present. Full vacuole also membrane is present, as vacuole is a single membrane bound organelle. Then sap vacuole is found in eukaryotes and all others except the gas vacuole, which is found in prokaryotes. As we've seen, it provides buoyancy to the prokaryotic cell. Sap vacuole is basically found in plants. Contractile vacuole, protists, like protists are, protists are the primitive animals. That's what we say them. Full vacuole, that's also found in protists, sponges, phagocytes. What? I didn't understand that. But yeah, gas vacuole, and we know the gas vacuole was found in blue-green algae with green and purple sulfur bacterias, and you gotta have to look through one thing, that what was the other thing that was involved with gas vacuoles in the previous lectures. Actually, sap means a dilute solution of minerals. So now I have to tell you another very important function of a vacuole. Basically, what a vacuole does is it does two things. Actually, it does one thing, and that is it has tonoplast, which has some channels. What the channels do is that they, somehow they are able to get ions from a low concentration inside the cytoplasm, or outside of the vacuole to their inside. That increases the concentration of ion inside the cell. So yeah, this is movement against the concentration gradient. So yeah, so it will gonna require some ADP energy, so it's an active process. So what has happened here is that the ions have moved inside, and they have actually increased the water potential of that vacuole. So what will happen here is that the high water potential will be neutralized by, like, sucking some water from the cytoplasm of the cell, like legit. So this process of sucking the water from the cytoplasm of the cell, this is called as endosmosis. I'm really sorry. Endocytosis is something different, but endosmosis, yeah, that is the movement of water in this case. Endosmosis, that's absorption by the cell. So yeah, high concentration to low concentration via water will move inside the vacuole. So yeah, this is a passive process also. So what this does is it helps in maintaining the turgidity of the cell as a whole. So vacuoles does a great, great function by maintaining the turgidity of the cell. और ये वैक्यूल टर्जिडिटी मेंटेन करती है प्लांट सेल में. तो अब आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सैप वैक्यूल देख चुके हैं क्या है. सैप वैक्यूल जो है टर्जिडिटी मेंटेन करने में प्लांट सेल की मदद करती है. अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एनिमल्स में होती है, प्रोटी जैसे अमीबा पैरामीशियम में, तो वहाँ इसका क्या काम होता है. तो इस मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो सिंपल है, ओस्मो रेगुलेशन करना. बेसिकली ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है. ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो मतलब वाटर को रेगुलेट करती है. ये कैसे, सेल के अंदर में जो एक्सेस वाटर हो जाता है, जो उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल के अंदर का बढ़ जाता है, सेल ने अब्जॉर्व कर लिया बहुत ज़्यादा वाटर, तो सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया. अमीबा तो घूमते रहते हैं कई कई उसमें ऐसे मीडियम में, तो बेचारे मर जाएंगे. तो उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है. ये क्या करती है, ये जो ज़्यादा वाटर हो गया उसको एब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर, और जो है वाटर के साथ साथ वेस्ट भी, जो सेल का वेस्ट एब्जॉर्ब करती है, बड़ी होती है साइज में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, और एकदम धूल अरे बाहर फेंक देती है सब कुछ. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीट कर देती है. तो ये दो काम में मदद कर लेती है, मरती है मतलब, यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर वाटर का लेवल मेंटेन करना सेल के अंदर, और एक्सक्रीशन. तो ये दो काम है बेसिक से इसके. और ये ना भूलना कि फूड वैक्यूल को हेट्रोफैगोसोम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. हेट्रोफैगोसोम फूड वैक्यूल को, जो कि सेकंड डिग्री वो होता है अपना, सेकंड डिग्री लाइसोसोम. तो अभी एक एनसीईआरटी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है वो 90% तक उसकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात की जो प्लांट के अंदर जो टोनोप्लास्ट होती है वो हमको पता फैसिलिटेट करती है आयन का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल के अंदर. तो
जो है वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन आयन का ज़्यादा हो जाता है बेसिकली, तो वाटर उसके अंदर खिंच जाता है। तो वाटर उसके अंदर खिंच जाता है, उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। और ये ओस्मोटिक रेगुलेशन में भी यही काम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भी तो बेसिकली एंडोस्मोसिस ही हो रही है। तो एंडोस्मोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से सेल की टर्जिडिटी मेंटेन हो जाती है, या फिर और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में अपनी वो हो जाती है, ओस्मो रेगुलेशन हो जाती है। बात एक ही है पर मतलब कॉज एक ही है, और लो अलग अलग है। ओ, तो ये हमारे फ्लावर हैं, ये हमको पता है पर्पल कलर। जब एंथोसाइनिन है एक न्यूट्रल पिगमेंट, न्यूट्रल पीएच में, एंथोसाइनिन वैक्यूल के अंदर पड़ा, ये एसिडिक में, ये बेसिक में। तो कितना कमाल की बात है कि एंथोसाइनिन जो कि एक ही पिगमेंट है और इतने फ्लावर्स को कलर दे रहा है सिर्फ पीएच डिफरेंस की वजह से। वाह, जो कि वैक्यूल में पाया जाता है एंथोसाइनिन, और जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो अगर कभी फॉरेस्ट कैंप हो और हमको बेसिक पीएच बनाना, तो पीले फ्लावर उठा लेना, ग्रीनिश येलो। एसिडिक चाहिए रोज़, गुलाब गुलाब ले लेना। और पर न्यूट्रल चाहिए हो कुछ, तो वाटर हो या फिर पर्पल फ्लावर भी चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर भी मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, पचक। तो अभी पढ़ रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया था कोलिकर ने फ्लाइट बर्ड ऑफ मसल इंसेक्ट्स में, फ्लाइट मसल ऑफ इंसेक्ट्स में। और जो टर्म दी थी इतनी गंदी, बिंडा ने, बिंडा। तो ये है, और ये काफ़ी वेरिएशन दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड नंबर एंड शेप ऑफ इटसेल्फ। जैसे लेंथ इसकी वेरी कर सकती है 1 से 4.1, डायमीटर 0.2 से 1, ये ज़रूरी नहीं है याद करना। और नंबर पर हम याद कर सकते हैं। जो एक्टिव सेल्स है जैसे मसल वगैरह हैं, तो उनमें तो भाई 3-3 हज़ार एक सेल में मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो बात है ये कितनी तगड़ी, कि सच बात है यार, नंबर इनके जो एक्टिव सेल्स हैं उनमें ज़्यादा होंगे, जो इनएक्टिव सेल है उनमें कम। और शेप इसकी काफ़ी वेरिएशन होता है, पर बेसिकली सिलेंड्रिकल और सोसेज सोसेज शेप जो है वो कॉमन होती है सबसे। माइटोकॉन्ड्रिया को एक काफ़ी अमेजिंग बात पता चली कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑक्सीडाइजर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक मिचेलस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको स्टेन किया था जेनस ग्रीन बी डाई से। अगर ये ग्रीन हो जाती है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ये कलरलेस रहती है जब ये रिड्यूस स्टेट में हो जाती है। तो पूरे सेल में सिर्फ एक ही चीज़ ग्रीन हुई, और वो ग्रीन चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया थी। तो इसलिए इसको गया सेल ऑक्सीडाइजर। वाह। अब ये क्यों होती है ये ऑक्सीडेशन? बेसिकली इसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं, और ये उसको ऑक्सीडाइज कर देती है बेसिकली इज ग्रीन डाई को, जेनस ग्रीन बी डाई को। तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग सेल ऑर्गन है जिसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि यही जो है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्सीडाइजेशन में इसमें मदद करती है, और उसकी एटीपी बनाती है। ये बेसिकली इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए मदद बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही बात है कि ये एटीपी यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को बनाती है। प्रोटीन नहीं, आई एम रियली सॉरी, प्रोटीन तो राइबोसोम बनाते हैं, ये एटीपी बनाती है। तो एटीपी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सबसे बाहर होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये पीली पीली। इसके बाद एक अंदर जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, इसको बोलते हैं आउटर चेम्बर। इनर मेम्ब्रेन तो पता ही चली होगी, ये सफेद वाली, इसको बोलते हैं आउटर चेम्बर। और जो है इसके बाद जो है ये आती हैं ऐसे, इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होती रहती है, ये ऐसे फोल्डिंग पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन में, ये इस तरह की। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टे, इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टे। तो इन क्रिस्टा के बीच में भी ये स्पेस है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। और इसके बाद आ जाता है जो क्रिस्टा के अंदर जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है इतना बड़ा, उसको बोलते हैं हम इनर चेम्बर। ये मैट्रिक्स से फील्ड है, मैट्रिक्स जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है बेसिकली, उससे फील्ड है। इस मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली पाया क्या क्या जा रहा है, और इस मैट्रिक्स के अंदर वो भी मिलती है हमको। मैट्रिक्स के अंदर है, मतलब हाँ, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी इसी के अंदर होती है। F1 F0 पार्टिकल होते हैं, पर वो भी आगे की बात है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है CCC कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर dsDNA मिलता है, जो कि 2 से 6 होते हैं और एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, बैक्टीरिया की तरह। बेसिकली बैक्टीरिया वाला ही काम है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ही है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो हमने खा लिया था हमारे सेल ने। और बेसिक नॉन स्टोन प्रोटीन से इसकी डीएनए की कोइलिंग है, सभी डीएनए आइडेंटिकल हैं। और जो है इसके जो राइबोसोम है 70 इस तरीके की हैं, जो बेसिक एक बैक्टीरिया का वो होता है, हिसाब किताब वो इसी का है। तो अभी हम बात करें बेसिकली माइक्रोकॉन्ड्रिया की, जो मेम्ब्रेन्स है उनकी एक जो है सिंपल सी स्टडी कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और इनर के अंदर क्रिस्टे होते हैं, हमको पता है। लिपिड जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा होते हैं, और जो है
जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कम लिपिड होते हैं, पर इसका एक एक्सेप्शन है, यही आएगा पेपर में कि कार्डियोलिपिन जो होते हैं वो हैं आउटर मेम्ब्रेन में कम मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा मिलते हैं, जबकि लिपिड्स का जनरल सिनेरियो तो ऐसा नहीं है। पर यहाँ पे उल्टा हुआ, क्यों हुआ ये? बेसिकली क्योंकि कार्डियोलिपिन एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन को जो है ये हाइड्रोजन आयन के इम्परमिएबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन में। तो इसलिए ये हाइड्रोजन आयन के इम्परमिएबल बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन को कार्डियोलिपिन, और ये 7 टाइम ज़्यादा होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन पाए जाते हैं। और ये एक और काम करते हैं, फिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं उनको फिक्स करके रखते हैं, जो एक नहीं होते वो बी भाग गई जो भी था वो मैडम वो उनको फिक्स करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को। अब इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन इनर में ज़्यादा होता है। अब इनर में सब कुछ ज़्यादा होगा, एंजाइम भी इनर में। बस एक बात है कि पोरिन्स जो होते हैं वो अपने आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में क्यों पोरिन्स की जरूरत है? परमिएबल जो है आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा होगी, बस सिंपल। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बैक्टीरिया को रिसेंबल करता है, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता। और एक बात और, जो क्रिस्टे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो बेसिकली मीसोजोम की तरह ही होते हैं। वो मीसोजोम क्या करते हैं? साइट ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं मीसोजोम। तो क्रिस्टे भी भाई यही तो कर रहे हैं, क्रिस्टे भी साइट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो बैक्टीरिया से कितना मिल रहा है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्लोरोफेनिकोल से सेंसिटिव होते हैं, क्लोरोफेनिकोल से मर जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक है। वाह, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुआ है, इसलिए इसको एंडोसिम्बायोटिक बोलते हैं। तो बैक्टीरिया ओ माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, तो इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो क्लोरोप्लास्ट एंड वर्कर माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन एज देयर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं। ये तो भाई बोलना ही नहीं है, खुद से ही सेमी मतलब हाँ थोड़ा खुद पे डिपेंडेंट है ये ज़्यादातर। मतलब सेमी आधे, थोड़ा सा सेल की जरूरत है जब भी तो हमारे अंदर आए ये। सेमी ऑटोनोमस बॉडीज है क्योंकि अपना खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज, इनके पास राइबोसोम्स हैं। एक्सेप्ट क्रिस्टे क्लोरोप्लास्ट हैव ऑल द सिमिलर फीचर्स एज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेमी ऑटोनोमस क्यों है? अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, डीएनए आरएनए प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा। तो ये बेसिक बात है, पर ये काफ़ी दिल को दहला देने बात है कि हम कुछ भी नहीं है, हम प्रोकैरियोट है जिन्होंने कुछ बैक्टीरियाज को निगल लिया है। कैसे? हम सिंपल, ये मतलब एक हाइपोथेसिस है, वैसे कह तो नहीं सकते, पर हाँ एक प्रोकैरियोट था, नंगा डीएनए पड़ा है। इसने क्या करा, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंडोसाइटोसिस कर रही थी, धीरे धीरे इसके पास आती गई, पास आती गई। तो इस नंगे डीएनए की तरफ एक कवर बना लिया इसने, है ना। अब इस कवर बना लिया, बनता गया ऐसे, और इन्वेजिनेशन होती गई धीरे धीरे। तो ये एक इसके साथ जुड़ गया, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया मेम्ब्रेनस, ऐसे फैला सा हुआ। तो यही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन बाउंड ही है। ये मेम्ब्रेन कैसे है उसके अंदर? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है भाई, इसलिए। तो ये एंडोप्लाज्मिक, अब इसने क्या करा, इस ऐसे सेल ने, ये यूकैरियोटिक सेल, इसने कुछ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। उचुक, हेटरोट्रोफिक एरोबिक, जो कि जिसको एरोबिक मतलब समझ रहे हो ना, जिसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर इन्होंने ऑक्सीजन वालों को नहीं करा होता तो शायद हम बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते, पानी में जी पाते। तो हाँ, तो इन्होंने एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। तो उससे क्या हुआ, ये एक एनिमल सेल में बन गया। पर प्लांट ने क्या करा, प्लांट ने एक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को भी एनगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो वो प्लांट बन गए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो बैक्टीरिया। तो वो भी बेनिफिट, तो देखो इससे दोनों का बेनिफिट हो रहा है। ये बेचारा छुटकू सा माइटोकॉन्ड्रिया मर जाता था जल्दी, ये बेनिफिट हो रहा है। दूसरा ये अपना प्रोकैरियोट, ये क्या बन गया, अब तो क्या से क्या हो गया। तो इसलिए इसको सिम्बायोटिक एंडोसिम्बायोट ओरिजिन ऑफ mitochondria and bacteria. So now let's basically talk about the function of cristae. What are cristae? तो cristae के अंदर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बेसिकली वही हैं दादा सबके। तो वो है पार्टिकल्स का है, उसका नाम जो है F1F0 पार्टिकल्स भी बोलते हैं उसको। F1F0 पार्टिकल ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, रैकस पार्टिकल FM पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेटेसिस एक एंजाइम होती है। तो बेसिकली अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो ये जो इसका बेस होता है, ये होता है F0, इसको बोलते हैं F0। ऐसे एक टेनिस के रैकेट की तरह है, जो जिसका बेस है लंबा सा, उसको बोलते हैं F0 पार्टिकल। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को बाहर से अंदर फेंकता रहता है, ये आयन ट्रांसपोर्ट है। ऐसे ही हाइड्रोजन आया, बाहर फेंक दिया इसने, उससे एक फ़ायदा हो रहा है इसको, अभी मैं बताता हूँ क्या। ये स्टॉक है बीच में, इसका कुछ काम नहीं, ट्रांसपोर्ट देने का है। और तीसरा इसका जो है हेड या F1 पार्टिकल, इसको बोलते हैं, ये कैटालिटिक साइट होती है बेसिकली। कैसे कैटालिटिक साइट होती है वो मैं भी बताता हूँ। ये हाइड्रोजन आयन इधर से इधर गया, एकदम पवन चक्की की तरह समझो। जैसे ही हाइड्रोजन आयन उधर इधर से उधर जा रहा है, पंखा चल रहा है, एनर्जी बन रही है, बिजली बन रही है, एक तरह से समझ लो। तो F1 पार्टिकल है ये, इसके अंदर ये कैटालिटिक बन गया ना, एनर्जी है इसके पास, ADP और PI आए। तो इसने एनर्जी दे दी इधर, एनर्जी दे दी
तो ये आपस में मिल गए तो एटीपी बन गया। तो यही तो कैटालाइज कर रहा है, बिना ऐसे तो मिल नहीं रहे थे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पर ऐसे इसके साथ मिल गए तो ये कैटालाइजर है बेसिकली। तो ये काम हो रहा है इसके साथ। क्लोरोप्लास्ट में भी F1 F नोट पार्टिकल होते हैं, और वहाँ पे जो है ये एक अलग तरह की फोस्फोराइलेशन करता है। फोस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फोस्फोरस टू एडीपी। जो एटीपी था कभी, अब उसकी एनर्जी चुरा ली गई, ले ली गई है। तो इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी F1 F नोट पार्टिकल होते हैं, जिसको फोटोसिंथेटिक फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन की जगह लाइट की ज़रूरत होती है इस एटीपी और पीआई को, इसलिए उसको फोटोसिंथेटिक फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। और इसको अपने को सिंपल ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की फोस्फोराइलेशन बस ऐसे ही बोलते हैं। तो ये रही वो लाइन सिंपल सी, कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन और उसके अंदर फोटो फोस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन होते हैं बेसिकली, माइटोकॉन्ड्रिया के कई फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हम जिंदा हैं बेचारे की वजह से। तो पहला फंक्शन इसका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ग्लिम्स टू, सबसे पहले होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से में क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। अब ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो काम से गुजरता है, पहला लिंक रिएक्शन, फिर उसके बाद ये गुजरता है क्रैब साइकिल में। तो क्रैब साइकिल में घुसने के बाद करके फिर उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिया जाता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में होता है। और फिर F1 F नोट पार्टिकल में जाता है, वही तो इनर मेम्ब्रेन बेसिकली। F1 F नोट पार्टिकल में जाता है, वहाँ इसकी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होती है। तो एटीपी से एडीपी और पीआई जुड़ जाते हैं, एटीपी बन जाते हैं। तो यही तो है बेसिकली वो क्या बोलते हैं जिसको, रेस्पिरेशन। ये जो हाइड्रोजन आयन था वो कहाँ से आता है, वो वाटर ऑक्सीजन से आ रहा था बेसिकली, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में भी बेसिकली है तो बैक्टीरिया ही भाई, क्योंकि इसमें एक अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। तो ये जो है ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड, ये ऑक्सा एसीटेट ये एस्पर्टिक एसिड बनाता है, और ये कीटोग्लूटरेट ग्लूटामिक एसिड बना देता है बेसिकली। तो क्या कमाल की बात है। Of fatty acids. Now, mitochondria releases and store calcium, which is going to help in the muscle contraction. And the last significance, which I will be discussing here, that is maternal. और एक और बात, जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पिता के नहीं है, पिता के अंदर भी खुद के नहीं है, कहीं से उसके पिता का नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया आई ही फीमेल से हमारे अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे कुछ भी हो। माइटोकॉन्ड्रिया फीमेल मेटरनल इनहेरिटेंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। कैसे, क्योंकि जो एग होता है वो बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म में बहुत रिच होता है, उसके अंदर सभी ऑर्गेनली सब कुछ है। मतलब वो हमारे लिए, मतलब उससे अच्छा गिफ्ट ही नहीं हो सकता कुछ। और दूसरा होता है स्पर्म। स्पर्म का अपना खुद का एक बड़ी हैसियत है, उसके अंदर न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, तो उसको डीएनए उसमें अच्छा होता है। इसके अंदर भी अच्छा डीएनए होता है, ऐसी बात नहीं है, पर साइज़ के रिलेटेड समझ रहे हो तो इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस होती है। तो अब ये फ्यूज़ करते हैं बेसिकली, तो ये आधा डीएनए मतलब कुछ पार्ट इसका ऐसे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, तो जाइगोट बन जाता है। और जो ऑर्गेनेले होती हैं वो ऐसी की ऐसी रहती है, मदर की, मदर के एग सेल की, फिर ये डुप्लीकेट होती रहती। Plus, mitochondria and chloroplast, they possess. तो मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमको मॉम से मिला, बिल्कुल ठीक है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है वो भी सेम ही है भाई, वो उसमें कोई पिता का हाथ नहीं है, वो सिर्फ मॉम का डीएनए, तो इसलिए उसको भी वो ही है मैटरनल इनहेरिटेंस बेसिकली। इनहेरिटेंस का मतलब डीएनए ट्रांसफर, जीन्स का ट्रांसफर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो जीन्स है वो यूनिपेरेंटल है, इसलिए उसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। Cytoplasm of zygote is mainly formed by the egg. So this is all about functions of mitochondria, termed here as semi-autonomous. So the right answer for this question is option number 4. So after powerhouse of the cell, now I will be talking about kitchen house of the cell, that is plasmid.
मेरी ये आई है उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा। देखा कौन लेकर ये लेकर लेकर ये ऐसे कर लिए तू बंद ना करिए हैं? प्रवचन बंद ना करिए रोटी लाओ। कछुए ले जा। कछू
कुछ नहीं सुना, इसलिए मैं फोन से टाइम पास कर रही पंखा ना। आई और तारा से टाइपिंग कर रही है, दूं ओके आया है। ओकस बनी चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे।
बॉस चला दिया था, सच में मोटू ने वापस लगा दिया था बिग बॉस पर, तू भाग गया। मोरू ने तो ना देखने दिया मुझे। ठंडी ये एक तो